जय हिंद। द मास्टर्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग का क्लास होगा ज्योग्राफी का। कल हिस्ट्री किए थे ना। हाँ, आप लोग आज सके होंगे। देखिए, आप लोग वीडियो तो देखते हैं एक बार, उसके बाद में दो बार देखिए वीडियो, ठीक है। और उसके बाद में एक बार आप लोग अपना बुक भी पढ़ लीजिए। वीडियो देखने के बाद में बुक पढ़ लेंगे तो आप लोग का और थोड़ा अच्छा होगा। या तो पहले बुक पढ़िए या तो वीडियो देखिए, तो आप लोग का जो मर्जी वो कीजिए। पर पहले आप लोग वीडियो देख लेंगे, उसके बाद में बुक पढ़ेंगे तो भी और अच्छा सकेंगे, या तो बुक पढ़ के ये करेंगे तो भी ठीक ही है। आप लोग को जैसे सुविधा लगे वैसा कीजिए। कल आप लोग का ज्योग्राफी का है, तो उम्मीद करूंगा कल भी ठीक ही होगा। आज आप लोग का ठीक गया होगा, हमको लग रहा है आज आप लोग का ठीक गया है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो आप लोग का कैसे गया है। कल कमेंट हमने बंद कर दिया था, बंद करने का रीज़न कुछ और था, कभी बताएंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए, बात उतना ही करते हैं ज़्यादा, क्योंकि क्लास कल ही है। शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1। टेक्टोनिक प्लेट के कारण, हाँ, टेक्टोनिक प्लेटों के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या बनता है, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट के द्वारा पृथ्वी के सतह पर पर्वत, भूकंप, ज्वालामुखी ये सब बनता है, ठीक है। रेगिस्तान वगैरह कैसे बनेगा? रेगिस्तान तो वहां पे बनता है जहां पे पानी अच्छा खासा नहीं पहुंच पाता है, वहां पे क्या बनता है? रेगिस्तान बनता है। उसके बाद नदी बनने के लिए क्या चाहिए? पर्वत चाहिए। अब जो क्षेत्र में पर्वत हो, नदी तो इसलिए नदी वगैरह नहीं होगा, झील भी नहीं होगा, क्या होगा? पर्वत, भूकंप और ज्वालामुखी। हिमालय का निर्माण किस टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से हुआ है, ठीक है। जो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराव के द्वारा किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है। आज जहाँ पे हिमालय खड़ा है वहाँ पे बहुत सालों साल पहले क्या था? 33 सागर था। क्या था जी? 33 सागर। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जहाँ पे वर्तमान हिमालय खड़ा हुआ है वहाँ पे हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों बोले इसलिए बहुत सालों साल बोल दिया हम, चले बहुत सालों साल पहले क्या था? तो 33 नामक सागर था वहाँ पे, ठीक है। 33 सागर था। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नहीं दिखा है। पृथ्वी पर कितनी प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट है? इसको तो आप लोग के बच्चों लोग को भी पता है। कितना है? 7 होता है। इसका कितना है जी? 7। ऑप्शन नंबर ए। हाँ। वेगनर के अनुसार प्रारंभ में पृथ्वी के सभी स्थल खंड किस रूप में थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पेंजिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पेंजिया के चारों ओर फैला महासागर कौन था? जो पेंजिया के चारों ओर फैला महासागर का नाम, उसका नाम पैंथालासा। क्या था जी? पैंथालासा था। क्वेश्चन नंबर 6। वेगनर द्वारा प्रस्तावित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रमुख नाम क्या था? तो इसका क्या होगा? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को किसने दिया था? तो वेगनर ने दिया था। हालांकि वेगनर का बात को उस टाइम पे माना गया था, लेकिन वर्तमान में वेगनर का बात को अभी माना नहीं जाता है, ठीक है। उस टाइम पे उस टाइम का सबसे ठीक ठाक वैज्ञानिक था, ज्योग्राफी का अच्छा खासा अध्ययन किया था, इसलिए उसका बात को माना जाता था। लेकिन वर्तमान में अभी उसका बात को उतना वैल्यू नहीं दिया, लेकिन उस टाइम पे लोगों ने उसका बात को वैल्यू दिया था, इसलिए बुक में दे देता है, ठीक है। लास्ट में लिख देगा कि इसका बात को नकार दिया गया, मतलब पूरा बुक पढ़वा लेगा एक बार, उसके बाद में इसका बात को नकार दिया गया। सबसे गुस्सा लगा था हमें जब क्लास 10 में था, तो एकदम पूरा रात खराब करके याद किया लेमार्क का सिद्धांत। लेमार्क के सिद्धांत के अनुसार ये होता है, ये होता है, ये होता है। दूसरा दिन गया, मास्टर क्या पढ़वा रहे? डार्विन आया और डार्विन ने इसका बात को काट दिया, इसलिए लेमार्क का सिद्धांत को नहीं माना गया। तो हमको लगा अरे यार नहीं हुआ तो क्या, लेकिन बाद में सर ने बोला कि इसका सिद्धांत को पूछा जाता है, तो हम चलो ठीक है, याद किया था, उसका कुछ काम तो है, ऐसे हमको लगा बाद में। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित रहता है? तो इसका क्या? भौगोलिक और भूवैज्ञानिक के साथ पे आधारित रहता है, सॉरी था। बात समझ में आ गई? यहाँ पे है क्यों नहीं है? क्योंकि अभी नहीं माना जाता है। देखिए, वेगनर के सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपीय के टुकड़े अलग होकर किन महाद्वीपों का निर्माण करते हैं? तो इसका क्या होगा आंसर? इसका लार्सिया और गोंडवाना। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन से महाद्वीप को वेगनर ने लार्सिया कहा था? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया। नॉर्थ अमेरिका, अरे बहुत सारे बच्चे, नॉर्थ अमेरिका मतलब क्या? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका ना, नॉर्थ अमेरिका थोड़ा उल्टा लगता है ना, हम लोग हिंदी मीडियम वाला है ना, हम लोग को नॉर्थ साउथ अच्छा नहीं लगता, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हम लोग के लिए ही ठीक है, तो समझ जाइए ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
भू आकृति प्रक्रियाएं किन दो मुख्य प्रकार में विभाजित की जाती है ना। तो इसका क्या, इसका दो, अंतःजत और बाह्यजत। अंतःजत का मतलब जो पृथ्वी के भीतर में घटता है, बाह्यजत का मतलब पृथ्वी के बाहर में घटता है, ठीक है, इसका ही फर्क है। अच्छा 11, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अंतःजत भू आकृति प्रक्रिया है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अंतःजत मतलब बोला तो जो पृथ्वी के भीतर में हलचल होता है, जैसे ज्वालामुखी होता है, वो पृथ्वी के भीतर में हलचल हो के कोई ज्वालामुखी से लावा बाहर निकल जाता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। देखिए इसमें आप लोग सक देंगे, पढ़ के आए हैं इसमें, ये ज्वालामुखी पर्वत है मान लीजिए ना, जब कोई जो यहाँ से क्या निकल रहा है, लावा, ठीक है, और इसके भीतर में जब यही लावा भीतर रहता है तो इसको क्या कहते हैं, मैग्मा, मैग्मा ना। यही चीज जब भीतर में था तो इसका नाम क्या था, मैग्मा, और जब बाहर निकल गया तो उसका नाम लावा ना। जैसे कैसे बता दें, आप लोग भात खाते हैं ना, थाली में खाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब भात थाली में रहता है तो भात, चावल, चावल नहीं भात, जब वही भात थरिया से नीचे गिर जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सखड़ी कहते हैं ना। चावल मतलब भात तो वही है, लेकिन जब थाली में था, जब थरिया में था तो उसका नाम क्या था, भात, लेकिन जब वो थरिया से नीचे गिर गया तो उसको क्या, सखड़ी। तो वैसे ही ये भी है। अब एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये समझाया आप लोग को। बहुत सारे बच्चे कहेंगे अभी भात सखड़ी बोलता है सर, ये करते हैं, अब समझाने के लिए यार कुछ भी। खैर चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए बहत संचलन क्या होता है, जो बहत संचलन क्या, बड़े पैमाने पर भू सामग्री का गुरुत्वाकर्षण से ढलान की ओर नीचे गिरना, यही क्या होता है, बृहत संचलन होता है, यही ऑप्शन नंबर बी। भूस्खलन किस प्रकार की प्रक्रिया, जो भूस्खलन, इसकी इंग्लिश में इसको बोलेगा लैंड्स लैंडिंग, ठीक है, लैंड्स लैंड कहते हैं। मतलब कोई स्थान पे जब मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, आप लोग कहीं पे जा रहे हैं, पहाड़ है, उस पहाड़ का कोई एक टुकड़ा, एक फाड़ा मतलब गिर के कहाँ जाएगा, रोड में आ जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे, भूस्खलन। पर्वतीय भागों में इस टाइप का कुछ ज़्यादा ही होता है। हमारी इस तरफ सिलीगुड़ी तरफ में ना, जब बरसात का दिन होता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, भूस्खलन होता है। अब रोड रहता है, गाड़ी वगैरह आता है ना, एक ढेला गिर जाता है गाड़ी के ऊपर में, बहुत दिक्कत हो जाता है इससे ना, तो इसलिए बच बचा के रहना चाहिए। तो भूस्खलन भी होगा क्या, बाह्यजत प्रक्रिया के कारण आता है, क्या चीज़, भूस्खलन, ठीक है, कभी कभी पूछता है, भूस्खलन भी बाह्यजत प्रक्रिया के द्वारा आता है। चलिए नेक्स्ट, हिमनद द्वारा बनने वाली घाटी का नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्या, यू आकार की घाटी, ये किससे बनता है, हिमनद द्वारा, और ये भी आकार की घाटी बनता है किसके द्वारा, नदी के द्वारा, नदी द्वारा, ठीक है। पूछ देगा भी आकार घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। अब बहुत कोई क्या कमेंट करेंगे पता है, सर यहाँ पे वा में देखिए वी है, वी आपने बोल दिया भी। अब क्या कर दूं बताओ मैं, मतलब आप ही लोग कीजिए, कुछ कीजिए। तो भी चलो यहाँ पर भी लिखते हैं इंग्लिश से, ठीक है। 15 नंबर, विलुप्त होता हुआ पर्वत किस प्रक्रिया की पहचान है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अपर्दन और क्षरण। क्वेश्चन नंबर 16, मास वेस्टिंग किस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका क्या होगा, ये नहीं होगा, इसका क्या, ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण के कारण मृदा और चट्टान का नीचे की ओर गिरने को ही क्या कहते हैं, मास वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। मास वेस्टिंग की गति किस पर निर्भर करती है। तो इसका गति जो रहता है वो गुरुत्वाकर्षण में पानी का उपस्थिति पर ये गठित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मास वेस्टिंग को रोकने का एक प्रभाव उपाय क्या होता है। मास वेस्टिंग का मतलब जब चट्टान वगैरह गिनचे गए तो वही क्या है, भूस्खलन, इसी टाइप का होता है ना। तो उसको रोकने का एक उपाय क्या है, वृक्ष रोपण और जल निकासी। वृक्ष वगैरह रोप देगा तो क्या करेगा, पेड़ है ये, इसका बहुत ज्यादा जड़ होगा, ठीक है, एक पेड़ है इसका बहुत ज्यादा जड़ होगा। तो यहाँ पे रोड है, मान लीजिए यहाँ पे पास में रोड है, तो इस पेड़ का जो जड़ रहेगा वो सभी तरफ में जाएगा, जिससे क्या होगा, एक तो भूस्खलन भी नहीं होगा और जिससे जो मिट्टी को जकड़े रहेगा, तो ठीक है, इसलिए। और जल निकास, जल निकास का मतलब जल निकलने का एक अच्छा तरीका, जिससे मास वेस्टिंग उपाय हो जाए इसे। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाँ अच्छा, स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग एग्जाम कर लिए, अगर इसी में आप लोग ठकाए रहेंगे वीडियो में तो आप नेक्स्ट कब करेंगे। सार्क क्या होता है ना, सार्क क्या होता है, जो सार्क है वो हिमनद द्वारा, अच्छा सॉरी हाँ, हिमनद घाटी के शीर्ष पर बनी एक कटाव युक्त गर्त होता है, उसी को क्या होता है, सर्क कहते हैं, ठीक है, सर्क, सार्क,
हिमोर किससे बनता है? हिमोर किससे बनता है? जो हिमोर रहता है, हिमनद द्वारा निकले गए चट्टान मलबे से क्या बनता है? हिमोर बनता है। ठीक है। अगर पूछ देगा अवसाद किससे बनता है? जो अवसाद बनता है वो नदी के द्वारा बनता है। जैसे नदी का कचरा को क्या कहते हैं? नदी का कचरा को कहते हैं अवसाद, और हिमनद का कचरा को कहते हैं क्या? हिमोर। फर्क समझ में आ गया? हिमोर और नदी से ही हो गया ये। अच्छा, हिमोर किससे बनता है अभी बता दिया, 2 बार दे दिया एक ही क्वेश्चन को। अच्छा, ड्रोमलिन किस प्रकार के भू आकृति? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रोमलिन किस प्रकार के भू आकृति है? तो इसका क्या होगा? हिमनी निक्षेपों की समतल घुमावदार टीलों जैसी आकृति है क्या? ड्रोमलिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, हिमनद द्वारा, हाँ यहाँ पे देखते हैं, हिमनद द्वारा निक्षेपित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या? हिमोर। अभी तो बता दिया। ठीक है। जितने भी बच्चे हैं वीडियो का आप लोग पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि आधा देख के जाएंगे एग्जाम में क्या पता उधर का क्वेश्चन पूछते इधर का पूछे ही ना, तो इसलिए पूरा ही देख के जाइए ना, अच्छा स्कोर रहेगा आप लोग के लिए भी। और हो सके तो अपने जो अच्छा दोस्त है उन लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके इस वीडियो का। और अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, पढ़ के मज़ा आ रहा है, तो चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट में थोड़ा ढंग का कमेंट कीजिएगा। आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना कि दिमाग खराब हो जाता है मेरा, इसलिए कल का वीडियो को कमेंट सेक्शन बंद कर दे। सर ये वाला ऑप्शन गलत था, ये हो गया, ये हो गया। पता है कल क्या हुआ था? अब जैसे क्वेश्चन पूछ देगा ना, क्वेश्चन एक है जैसे इस, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? ठीक है। तो निम्नलिखित में छोटी संख्या क्या? ऑप्शन ए रहेगा मान लीजिए यहाँ पे 7, ऑप्शन बी रहेगा मान लीजिए यहाँ पे 3, ऑप्शन सी है मान लीजिए 5, और ऑप्शन डी है मान लीजिए 2। ठीक है। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या क्या है? आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो मैं बोलूंगा यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 2 है, बोलकर 2 को राइट लगवा दूंगा। तो पता है बहुत सारे काइट आएगा, कमेंट क्या करेगा? सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 1 होता है सर, आप अपना चैनल बंद कर दीजिए। आप गधों, इस टाइप का हम क्या बोले? अगर यहाँ पे 1 रहता तो 1 को हम टिक मरता, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, इसलिए मजबूरी के साथ में 2 को हम जा रहा है। लिखने वाला रहता तो निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या क्या है ना? 1 है, लिख के बस खत्म। MCQ है, आप खुद से क्या ई नंबर लगा के वहां पे जोड़ दे क्या? आप लोग क्रांतिकारी होने से जोड़ लीजिए आप लोग ना, तो बात समझ में आएगा। अच्छा, मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ, मैं आप लोग को गरिया नहीं रहा है, बस ऐसे बता दे रहा है, इसको थोड़ा आप लोग देखिएगा। ठीक है। ऑप्शन के साथ जाना पड़ता है, जब ऑप्शन में नहीं रहता है तो उसका दूसरा लॉक लगाना पड़ता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ग्लेशियर द्वारा बनाई गई स्थलकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? हिमनदीय भूआकृति विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कास्ट स्थलकृति किस प्रकार की चट्टान से बनती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 25 नंबर क्वेश्चन का। तो क्या चूना पत्थर और डोलोमाइट से बनता है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कास्ट भू आकृति का प्रमुख कारण क्या होता है? कास्ट भू आकृति का प्रमुख कारण क्या? जल का पारदान और घोलन प्रक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, सिंग होल क्या होता है? जो सिंग होल होता है, जमीन में बनी गोलाकार गड्ढा क्या होते हैं? सिंग होल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इवाला किस प्रकार की कास्ट स्थलकृति है? जो इवाला होता है वो कई सिंग होल का मिलजुल कर बड़ा गड्ढा को क्या कहते हैं? इवाला कहते हैं। ठीक है, बड़ा होता है ये थोड़ा, और ये सब चीज धरती के अंदर पे, धरती के ऊपर में नहीं। ठीक है। डोलाइन किससे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है जी, इसको अच्छा से देख के जाइएगा। जो डोलाइन रहता है वो किसे कहते हैं? तो क्या ऑप्शन नंबर बी, सिंगहोल का एक प्रकार जो गड्ढे के रूप में होता है उसी को क्या कहते हैं? डोलाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पोल्जे, ये भी इंपॉर्टेंट। पोल्जे क्या है? जो पोल्जे होता है कास्ट क्षेत्रों का एक बड़ा समतल मैदान क्या कहते हैं? पोल्जे कहते हैं। ठीक है। अब रेगिस्तान वगैरह रहेगा, सहारा का रेगिस्तान, इसको तो आप लोग देख के उड़ा देंगे, ऑप्शन नहीं हो। रेगिस्तान पोल्जे में क्या अंतर है ना, आप लोग भी थोड़ा होशियार हो ही गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, स्टलेकाइट किससे बनती है?
जो स्टेलकाइट रहता है वो किससे बनता है? पानी में घुले कैल्शियम कार्बोनेट के जमा से गुफा की छत पर टपकते हुए बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आप देखते हैं ऑप्शन ऑप्शन बोलता है क्वेश्चन नंबर 32, स्टेलेमाइन कितनी दिशा में बहती है, मतलब किस दिशा में बहती है? तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऊपर की ओर बहती है, साइड में नहीं, ऊपर में। अच्छा, काष्ठ भू आकृति होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? जो काष्ठ भू आकृति है उसके लिए होने के लिए आवश्यक शर्त गीली जलवायु और घुलनशील चट्टान का होना अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। गुफा कैसे बनता है? जो गुफा होता है वो चूना पत्थर के घुलन से क्या बनता है? गुफा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, काष्ठ भू आकृति कहाँ अधिक पाई जाती है? जो काष्ठ भू आकृति है चूना और डोलोमाइन वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा ये पाया जाता है। काष्ठ प्रदेश मतलब चूना प्रदेश। ठीक है, जितने भी बच्चे 4th सेमेस्टर में अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे एप्लीकेशन में आके जुड़ सकते हैं और यहाँ से अपना तैयारी एकदम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, 1-2 दिन में हम लोग बैच बना देंगे, उसके बाद में आप लोग वहीं से देख लीजिएगा। जो ऐप डाउनलोड नहीं किया है ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, सबसे पहले वहां पर लिखे द मास्टर जी, द मास्टर जी। ठीक है, द मास्टर जी आप लोग प्ले स्टोर में लिखिए और वहाँ पे पहले ही आएगा ब्लू कलर का एक एप्लीकेशन है हमारा, द मास्टर जी लिखा हुआ है, उसको डाउनलोड कीजिए। क्योंकि उसी में हम लोग इतना जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ में कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। ऑप्शन के साथ उत्तर भी रहेगा इसका। ठीक है, उत्तर भी रहेगा। जो पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ आप लोग को कहाँ पे मिलेगा? हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। रात तक अपलोड हो जाएगा, मैं कह दूंगा ऑपरेटर से। ठीक है, जैसे वीडियो अपलोड होता है थोड़ा देर के बाद में क्या पीडीएफ अपलोड भी हो जाएगा। चलिए, अच्छा इसका यहीं पे था, हाँ इस टाइप से रहेगा, इसे उत्तर वहां पे दिया हुआ रहेगा, आप लोग को उतना दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है और भी कुछ अच्छा खासा दे दे क्वेश्चन वहां पे। क्वेश्चन नंबर 36, कार्बन ऑक्साइड जल में मिलकर क्या बनती है? तो ये क्या बनता है? अब कार्बन कार्बन है, कार्बनिक अम्ल बनता है। अच्छा, गुफाओं के भीतर निक्षेपण को क्या कहते हैं? जो गुफा होती है उसके भीतर निक्षेपण को स्टेलेकाइट और स्टेलेमाइट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, संघनन के कारण कौन सी प्रकृति की घटना होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आता है संघनन वर्ड, इसका मतलब होता है संघनन का क्रिया क्या है? जलवाष्प बनता है तो वो ऊपर जाता है, जैसे ना सूर्य है ये। ठीक है, सूर्य नदी है। ठीक है, इसका प्रकाश नदी पे पड़ा, जैसे प्रकाश पड़ गया नदी पे तो यहाँ से क्या बनेगा? जलवाष्प बनेगा, और जलवाष्प बन के ऊपर जाके बादल का निर्माण करेगा। अब इस बादल में ही क्या होता है? संघनन की क्रिया। जब तक बादल में संघनन का क्रिया नहीं होगा तब तक वर्षा नहीं होगा। आप लोग देखते हैं कभी कभी काला बादल होता है फिर भी पानी का नामो निशान नहीं रहता है ना। पानी का ठिकाना क्यों नहीं वहाँ पे? क्योंकि उस बादल में संघनन का क्रिया नहीं हुआ है। जब तक संघनन का क्रिया नहीं होगा पानी नहीं आएगा। तो बादल के भीतर में क्या होता है? संघनन की क्रिया होता है। तो इसका संघनन के कारण कौन सी प्रकृति की घटना होती है इसको देख लीजिए। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर, हिमपात बनता है, वर्षा बनता है, बादल बनता है, सभी। तो ऑप्शन नंबर सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऐसा वाला। अच्छा, आज आजकल का क्वेश्चन में हम देखता है ना, नहीं है वाला कुछ ज्यादा ट्रेंडिंग में चलता है, तो नहीं है वाला में बच के चलेगा। जब नहीं है रहेगा उसमें से 3 होगा और 1 ठो नहीं रहेगा। ऐसा वाला इजी लगता है, नहीं वाला में थोड़ा दिक्कत लगता है, इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39, संघनन के लिए आवश्यक स्थिति क्या होती है? जो संघनन होता है उसके आवश्यक स्थिति वायु का तापमान औसांक के बराबर नीचे होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। संघनन के लिए आवश्यक स्थिति क्या होती है? संघनन के लिए आवश्यक स्थिति ए नहीं है। हाँ, वायु का तापमान औसांक के बराबर या नीचे होना, ये तो बता देते अभी। वायु में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, आर्द्रता कहते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग कमेंट में कीजिएगा तो वायु की आर्द्रता किससे मापा जाता है? ठीक है, वायु चाप, एनीमोमीटर, वायु की आर्द्रता, इसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वर्षा किससे मापा जाता है? भूकंप किससे मापा जाता है? ये सबको आप लोग कमेंट में भरिएगा तो आज देखता हूँ आप लोग का कमेंट। संघनन का कौन सा उदाहरण है? संघनन का उदाहरण क्या है? ए भी नहीं है। कुहास बनना, क्या बनना जी? कुहासा बनना। संघनन कब होता है? ठीक है, संघनन कब होता है? जब हवा ठंडी होती है और औसांक तक पहुंचती है तब क्या होता है? संघनन होता है। संघनन क्या है? ठीक है, संघनन क्या होती है? गैस का द्रव में बदलना, इसे क्या कहते हैं? संघनन। जो गैस होता है द्रव में बदलता है तभी क्या आता है? संघनन आता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में वर्षा का प्रमुख कारण
क्या होता है, भारत में वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आएगा इस बार। देखिए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा सा। हाँ, भारत है ये, ठीक है, जैसे तैसे बन गया ना, समझ में तो आ गया भारत है। अच्छा, जो मानसून होता है यहाँ से आता है, ये देखिए यहाँ से आता है, और भारत में आता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या पहाड़ है? यहाँ पे है हिमालय पहाड़ है। यहाँ पे क्या पहाड़ है भाऊ? हिमालय पहाड़ है। तो ये मानसून है, यहाँ से पार होने नहीं सकता है, और भारत में आके क्या करता है? वर्षा करता है। अब इस मानसून हवा में क्या रहता है? जलवाष्प से रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सागर है, समुंदर, अरब सागर है। यहाँ पे क्या है जी? अरब सागर, हिंद महासागर, और ये क्या? बंगाल की खाड़ी। तो इस जो जो मानसून हवा है, इस मानसून हवा में बहुत ज्यादा क्या है? जलवाष्प से। जब ये जलवाष्प वाला हवा भारत में जाता है और यहाँ से हिमालय पर्वत से टकरा के रिटर्न आता है इस तरफ, और यहाँ पे बादल का निर्माण करते हैं, बहुत ज्यादा भारत में क्या आता है? वर्षा होती है। ठीक है, आप लोग देखिए अब यहाँ पे दक्षिण पश्चिम बोला है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम क्यों बोला है? देखिए यहाँ पे देखिए, इसको क्या? उत्तर, इसको दक्षिण, इसको पूरब, और इसको पश्चिम ना। इसको क्या कहेंगे? इसको उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इसको क्या कहेंगे? इसको उत्तर पूरब, इसको दक्षिण पूरब, और इसको क्या? दक्षिण पश्चिम ना। तो दक्षिण पश्चिम ऐसे हो रहा है, देखिए आप लोग यहाँ पे ऐसे। तो मानसून भी तो ऐसे गया है कि नहीं गया है? तो इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करेंगे एक ठो कि सर इसमें दक्षिण पश्चिम क्या है? यहाँ पे पहले पश्चिम दक्षिण भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है जो लोग का ज्योग्राफी नहीं रहता है, लेकिन जो ज्योग्राफी वाले रहते हैं उनके लिए क्या? दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ज्योग्राफी में उत्तरी उत्तर दिशा को, ठीक है, उत्तर दिशा को वैल्यू दिया जाता है। अब उत्तर को जैसे वैल्यू मिलता है, वैसे उसका सेट में किसको? दक्षिण को वैल्यू मिलता है। तो इसलिए उत्तर पूरब होगा, उत्तर पश्चिम होगा। उत्तर के कारण दक्षिण को वैल्यू मिल गया, तो क्या होगा? दक्षिण पश्चिम हो गया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट। वर्षा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो क्या? रेन गेज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, भारत का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त स्थल कौन होता है? ठीक है, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, शिलोंग, मेघालय, यहाँ पे आता है। एकदम ठीक ठाक, ठीक ठाक, बहुत ज्यादा बारिश आता है। समुद्र जल में सबसे अधिक लवण किस प्रकार का पाया जाता है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट है ये। समुद्री जल में लवण का औसत प्रतिशत कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये लो भी। ठीक है, आ सकता है। ठीक है, समुद्री जल में लवण का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो इसका होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, 3.5 आएगा। देखिए ये क्वेश्चन आएगा, इसको मैं कह रहा हूँ ना आएगा, लेकिन नहीं आया तो आप लोग फिर कमेंट करेंगे। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, महासागरीय लवणता पर तापमान का क्या प्रभाव होता है? तो इसका क्या? ऑप्शन नंबर ए, तापमान बढ़ने से लवण घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यहाँ पे लिखा ही गया है, अच्छा बात है। चले, इसका क्वेश्चन कहाँ गया इसका? अरे भाई इसका क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आप लोग, महासागरों की लवणता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से है? तो इसका क्या होगा? वापसीकरण होगा, नदी, अच्छा वर्षा, नदी, महासागर, धारा, ये सब होता है। मतलब कि प्रकृति का जो चीज है वही सब है, सिर्फ वर्षा नहीं, सभी चीज। जीवमंडल को सबसे अच्छी तरह किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका क्या होगा? पृथ्वी के कठोर भाग, नहीं होगा ये, इसका होगा हाँ सी, वो संस्क्रिय क्षेत्र जहां भूमि, जल और वायु जीवन को बनाए रखने के लिए परस्पर अंत क्रिया करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, जीवमंडल में जैव विविधता का क्या मतलब है? ठीक है, जीवमंडल में जैव विविधता का क्या मतलब है? तो क्या? विभिन्न प्रकार के जीव रूपों का मौजूदगी होना, इसको क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं जीवमंडल में। जीवमंडल मतलब पृथ्वी। ठीक है, जीवमंडल में जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्या? सूर्य की ऊर्जा। अगर सूर्य नहीं है तो पृथ्वी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवमंडल संरक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका क्या? जीवन रूपों का संरक्षित करना, यही क्या? जीवमंडल यही है।
जीवमंडल संरक्षण का उद्देश्य क्या होता है? यार 2 बार आ गया यही। क्वेश्चन नंबर 58 जीवों के बीच भोजन प्राप्त करने के निश्चित क्रम को क्या कहा जाता है? तो क्या? खाद्य श्रृंखला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकाधिक खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से क्या बनता है? तो इसका क्या बनता है? खाद्य जल बनता है। खाद्य श्रृंखला के अंतिम कड़ी कौन होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। खाद्य श्रृंखला के अंतिम कड़ी क्या होता है? ये होता है अपघटक। ठीक है। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा किससे होती है? जो खाद्य श्रृंखला है इसका शुरुआत हमेशा प्रकाश संश्लेषण से होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है। पेड़ पौधा जब अपना भोजन तैयार करता है तो उसी को हम लोग खाते हैं, तो खाद्य श्रृंखला से ही तो होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है ना? तो क्या होगा? घास, बकरी, मानव। ठीक है। जैसे घास है, घास को कौन खाता है? खस्सी खाता है। और खस्सी को कौन खाता है? हम सॉरी बकरी, खस्सी बोल रहे हमें ना। घास को खाता है बकरी और बकरी को मानव खाता है। ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला यही है, मतलब कोई ना कोई किसी को खा ही रहा है। खाद्य जल क्या है? ठीक है। जो खाद्य जल है वो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ा हुआ जल, इसे क्या कहते हैं? खाद्य जल। जल मतलब पानी वाला जल है, जल। जल और जल इसमें अनुस्वर है। हिंदी का है ना, मेरा हिंदी वैसे भी बहुत अच्छा है हिंदी मतलब बोलना कोशिश करता हूँ लेकिन ठीक से होता ही नहीं हम लोग का हिंदी। हम लोग का जो स्कूल है, अब क्या बताएं, जो मेरा स्कूल के है मुझको जो पहचानते हैं पता ही हम लोग का स्कूल में कैसे हिंदी बात होता है ना। लेकिन ठीक ही है, बहुत अच्छा ही स्कूल है। अगर वहाँ से मैं अभी नहीं पढ़ा रहता तो मैं आप तुम लोग को नहीं पढ़ाता। अच्छा स्कूल है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 खाद्य जल और खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर ए में। हाँ, खाद्य जल कई खाद्य श्रृंखलाओं का संयोजन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 जनसंख्या वाला। ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी थी? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 1.21 बिलियन। 1.21 बिलियन। पहले मिलियन आता है फिर क्या आता है? बिलियन। हाँ देखिए 66 नंबर। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है। महाराष्ट्र नहीं, बंगाल हम लोग का नहीं है, इधर पर भी लेकिन ये नहीं। क्या है? उत्तर प्रदेश। 26 करोड़। बताओ कितना है जी? 26 करोड़। कोई देश का इतना ये होता है जनसंख्या? हमारा पड़ोसियों का भी जनसंख्या इसी का लगभग में है ना। हमारा पड़ोसी कौन पता है? कल अच्छा खासा हार गया मैच। हम लोग कई लोग का एक चीज पता है क्या अच्छा नहीं लगता है? मैच जब खत्म होता है हार जाते हैं उसके बाद में रोते हैं। पहला तो रोना काम है, दूसरा बोलते हैं कि इन भारतीयों ने ये किया था इसीलिए वो लोग मैच जीत गए। तुम लोग भी करो ना। खैर उसका अच्छा खासा प्लेयर है, लेकिन एक उसका प्लेयर है, क्या नाम है? सैम यूक। हमारे जायसवाल से उसको कंपैरिजन किया जाता है, एसएसपी जायसवाल से। हमारा जायसवाल तो खेल भी नहीं रहे हैं तो डक पे कल आउट हो गया। हार्दिक पांड्या को कहते हैं छपरी पांड्या। वो छपरी का घड़ी देखा है? 18 करोड़ का पहन के खेलता है ना। अब खैर इन लोगों का बात क्या करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एशिया कप चल रहा है, आप लोग भी देखते होंगे, मज़ा आता है देखने के लिए ना। वैसे भारत और पाकिस्तान का खेला नहीं होने देना चाहिए था, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा बोलना था कुछ लोगों ने, लेकिन अब हो गया तो हम, मैं भी लाइव नहीं देखा, हाईलाइट ही देखा मैं भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 के प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो कितना था ये? ऑप्शन नंबर होगा क्या? बी 442। हो सकता है यह आंकड़ा कोई बुक में थोड़ा गलत होगा, लेकिन 445-42 के आसपास में आंकड़ा रहेगा। ठीक है। 442 से 45 यही आंकड़ा के बीच में रहेगा। अब बहुत को इसी में कमेंट इतना होगा पॉइंट में है ये, मान के चलो ना इतना ही। भारत में वर्ष 2011 में लिंगानुपात कितना था? ठीक है। भारत में 2011 में लिंगानुपात कितना था? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 143 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष ना। इसमें भी कभी कभी रहता है 940 महिलाएं और 1000 पुरुष, मतलब साइड में जो पुरुष रहता है वो क्या सिंगल रहता है ना। 1000 को पुरुष मतलब 1000 को पुरुष में 943 को जो महिला है उतने महिला है उसका, और कितना 57 ठो। हाँ 57 जो पुरुष है वो क्या सिंगल रह जाता है
क्योंकि इतना ही है ना। कभी कभी यहाँ पे 40 रहता है, कभी कभी 43 से होता है इस आंकड़ा, लेकिन इसी के इर्द गिर्द में रहेगा। चले नेक्स्ट। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसका क्या होगा? बिहार। जनसंख्या घनत्व एकदम किचाइन रहना पूरा, कहाँ पे? बिहार में है। सेकेंड में कौन है? हम लोग, पश्चिम बंगाल। भारत में कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व 2 नंबर में? हम लोग है पश्चिम बंगाल। हम लोग भी कम थोड़ी है, हम लोग भी 1 नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुआ था? 1872 में हुआ था। अच्छा, 2011 की जनगणना क्यों दिया पता है? क्योंकि इसको बेस ईयर माने हम लोग। ठीक है, 2011 का जनसंख्या को बेस ईयर माने हैं, इसलिए 2011 वाला को ही दिया जाता है, उसको मध्य माना है। इसके बाद में और जैसे दिन बीतता जाएगा और कोई वाला को बेस ईयर मानेंगे, उसी से बनाएंगे। इसलिए कहीं पर भी आप लोग देखिएगा 2011 का जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार इसीलिए रहता है। ठीक है, अच्छा देखिए, भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या? इसका होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर। जनसंख्या विस्फोट मतलब ज्यादातर जनसंख्या होने का रीजन क्या? उच्च जन्म दर। बहुत ज़्यादा जन्म होता है हम लोग के देश में ना, अब मरता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह खुल गया, इसलिए थोड़ा डेथ होने का रेशियो कम हो गया और जन्म का रेशियो बढ़ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ना, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ना, इस बिहार तो बता दिए शायद हम। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। क्या है भाऊ? अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड में शायद होगा सिक्किम। ठीक है, हाँ सिक्किम भी है, सेकेंड में है सिक्किम। अच्छा, भारत में पुरुष का प्रवास मुख्य रूप से किस कारण होता है? ना, तो मुख्य रूप से क्या? रोजगार के कारण। प्रवास का मतलब क्या? माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। तो रोजगार के लिए ज्यादातर पुरुष लोग एक स्थान दूसरे स्थान में चले जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, अपना गांव वगैरह से निकल जाता है। महिलाओं के लिए मुख्य प्रवास क्या होता है? तो क्या होगा? विवाह, शादी वगैरह करता है ना, तो एक स्थान से दूसरा स्थान जाता है। अब घर दामाद भी लाता है बहुत कोई, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं शादी होकर कहीं पे चले जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता समझ में आ रहा होगा भाई आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन का उदाहरण है? तो इसका क्या होगा? एक किसान गांव से शहर जा, हाँ यही है। मतलब कि एक स्थान छोड़कर दूसरा स्थान जाने को क्या प्रवासन कहते हैं। अब एक विद्यार्थी स्कूल जाना है, कैसे होगा? अब विद्यार्थी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। आयु लिंग पिरामिड किस बात की जानकारी देती है? तो इसका क्या? आयु और लिंग अनुपात दोनों का देती है। क्वेश्चन नंबर 76। बस्तियों को मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए, क्या 2 भागों में। ठीक है, गांव वाला और शहर वाला ना, एक शहरी बस्ती दूसरा ग्रामीण बस्ती। ये सब क्वेश्चन कल रहेगा, मत छोड़ के आइएगा, और क्वेश्चन पूरा पढ़ना। आप लोग गलत कर देते हैं, मेरा भाई बहुत गलत करता है, मेरा भाई भी 12 क्लास में ही है ना, उस गधा को बता के भेजता है हम, अरे भाई ऐसा रहेगा आप लोग का, ऐसा 4 को ऐसा गोला रहेगा ऐसा 4। वो गधा क्या कहता पता है? फोन किया था, ए दादा 2 ठो में इसे लगा दिलो बोल रहा है इसे दादा 2 ठो में इसे लगा दिलो ना बोल रहा है। अब बताओ 2 ठो में लगाएगा तो उसको क्या सही माना जाएगा? OMR सीट है, उसको मशीन में चेक किया जाएगा। पहले दिन गया कांड कर दिया एक, आज गया फिर कांड कर दिया, क्या करूं उसको? अभी घर आएगा तब थोड़ा बनाना पड़ेगा उसको अभी हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागरिक बस्ती मुख्यतः किन कार्यों से जुड़ी हुई रहती है? तो किस कारणों में? द्वितीय तृतीय और चौथा नगर का ही हो गया। अच्छा, ग्रामीण बस्तियां सामान्यतः किस कार्य से संबंधित होती है? तो क्या? प्राथमिक कार्य से। बस्तियों का मुख्य वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ठीक है, बस्तियों का मुख्यतः वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो ग्रामीण और नागरिक के आधार पर। नागरिक मतलब शहर वाला, समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट, ग्रामीण बस्तियों के पैटर्न में रेखीय बस्ती का अर्थ क्या होता है? तो रेखीय बस्ती का अर्थ क्या होता है? मकान का एक रेखा में बने हो। ठीक है, मतलब एकदम लाइन में रेखा बस्ती हुई है। अब यहाँ पे रोड है मान लीजिए, ठीक है, रोड है, अब रोड के साइड साइड में बहुत ज्यादा घर है,
ऐसा। तो देखिए ये जो घर है, मतलब ये जो बस्ती है, एकदम रेखा टाइप में है कि नहीं है, देखिए। तो इसी को कहते हैं रेखे बस्ती, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार की बस्ती को मिलियन सिटी कहा जाता है ना? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर को मिलियन सिटी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको याद करके जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, समतल मैदान में बनी और जहां सड़क का कोर्स समकोण बनते वहां बस्ती किस प्रतिरूप की होती है? तो इसका क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, आयताकार। भारत में सबसे ऊंचा साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल। साक्षरता दर का मतलब वहां पे पढ़ा लिखा लोग ज्यादा ही है, तो कहाँ पे है? केरल में है। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला कहाँ पे है? केरल में है। और सेकेंड में, अच्छा केरल, केरल में बहुत ज्यादा मतलब कि पढ़ा लिखा लोग है, साक्षरता वाले लोग कुछ ज्यादा ही हैं। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? बिहार। और सेकेंड में कौन होगा? नहीं देखा हूँ, लेकिन ठोक के बोल सकता है बंगाल ना, क्योंकि बिहार बंगाल इर्द गिर्द में रहता है ना। कम पूछ देगा तो क्या? बिहार, और ज्यादा पूछ देगा तो केरल। और ये सब आंकड़ा निर्धारित किया 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अभी बहुत कोई कमेंट करेंगे सर ये है ये है, अरे केरल ही है। आप लोग कुछ भी कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, लेकिन सबसे साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? केरल। केरला और केरल सेम सेम लगता है। अच्छा केरला और केरल एक ही तो है ना, सॉरी, कर्नाटक और केरल सेम सेम लगता है, कर्नाटक मत लगाइएगा, केरल। ठीक है, केरल कहाँ पे है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे केरल, यही है भारत का राज्य, केरल। नेक्स्ट, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो कितनी थी? 65:46%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय पुरुष की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? पुरुष की जो साक्षरता दर हो कितना? 82.14%। पुरुष थोड़ा आगे है ना, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है ना, इसलिए। अभी पढ़ने दिया जाता है हालांकि। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व लगभग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो क्या होगा? इसका भी होगा बिहार। भारत में जनसंख्या घनत्व का मापन किस इकाई में किया जाता है? तो क्या होगा? प्रति वर्ग किलोमीटर की इकाई में, किलोमीटर के आधार में इसको नापा जाता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ किसी क्षेत्र में 1 किलोमीटर के अंदर में कितने लोग रहते हैं। जैसे कि किसी क्षेत्र में 1 किलोमीटर अंदर में 100 लोग रहते हैं, तो उससे उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 100 प्रति वर्ग किलोमीटर माना जाता है। ठीक है, ये इसका थोड़ा परिभाषा दे दी है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कोई क्षेत्र में अगर 1 किलोमीटर के अंदर में 100 लोग रहते हैं, तो उस जगह को 100 प्रति वर्ग किलोमीटर कहा जाएगा। ठीक है, अगर कोई जगह में मतलब कि 1 किलोमीटर के दायरे में 1000 लोग रहते, तो उसको क्या? 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर कहा जाएगा। तो यही है। अच्छा नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है ना? भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो क्या? उच्च जन्म दर। ठीक है, उच्च जन्म दर। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में युवा आबादी 15 से 29 वर्ष का लगभग प्रतिशत क्या है? तो इसका क्या है? 27% है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत की जनसंख्या संरक्षण में सबसे प्रमुख आयु वर्ग कौन सा है? तो प्रमुख आयु वर्ग क्या है? ए, 0 से 14 साल तक। ठीक है, वर्षा जल संचरण के लिए किस संचलन का निर्माण किया गया है? तो इसका क्या होगा? इसका जलाशय का निर्माण किया गया है। जल संरक्षण का अर्थ क्या होता है? जल संरक्षण का मतलब क्या? पानी को मतलब जोगा के रखना, मतलब जमा कर रखना, क्या होता है? जल संरक्षण के। तो क्या? जल का सूचनात्मक उपयोग और पूर्ण उपभोग, इसी को क्या बोलते हैं? जल संरक्षण। मतलब जल को अच्छा से ठीक ठाक रखना। जल संरक्षण में पेड़ लगाना किस प्रकार प्रभाव डालता है? ठीक है, पानी की बारिश कमी नहीं होगा। तो क्या? भूजल स्तर बनाए रखता है पेड़ पौधा। ठीक है, उसका जड़ रहता है, पानी को खींचते रहता है। क्वेश्चन नंबर 93, जल संरक्षण का प्रवाही तरीका कौन सा है? तो इसका क्या ऑप्शन नंबर है? जल का पूर्ण उपयोग। भारत का पहला राज्य जिसने सभी घर में छत पर वर्षा जल संरक्षण को अनिवार्य किया, वो राज्य कौन था? तो तमिलनाडु ने किया था ना। मतलब घर है, ये घर का छत में
एक और टंकी रख, सॉरी यहाँ ऐसा मैप नहीं बनेगा, मैं बहुत खराब बनाता है हम बचपन से ही। देखिए ऐसा होता था, मतलब एक कोई घर रहता था, ठीक है, घर है, हाँ, तो यहाँ पे जब पानी आएगा, बारिश आएगा, तो यहाँ पे एक ठो मतलब पानी ये वाला रहता था, यहाँ पे यहाँ पानी गिरता था, तो घर का ही साइड से एक ठो यहाँ पे निकल, यहाँ पे टंकी बनाया जाता था एक ठो, ऐसे जब पानी आता था तो सारा पानी यहाँ पे आके जमा होता था, तो जिससे जल वगैरह संरक्षित होता था। तो राजा कौन कहता, तमिलनाडु ने किया था पानी बचाने के लिए ना, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग भी अगर कहीं पे रास्ता साइड में देखिएगा नल वगैरह खुला रहेगा, तो तुम लोग कोशिश करना खुद से बंद कर देने के लिए ना, कौन किया है हम क्यों करेंगे, ये नहीं, जल सबका है, हम लोगों का, प्रकृति का अभिन्न अंग है। मिट्टी संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो क्या मिट्टी को कटाव और संरक्षण से बचाना ना, मिट्टी वगैरह को ठीक ठाक रखना ही चाहिए। अच्छा, मिट्टी संरक्षण के लिए पवन अवरोध का क्या महत्व है, तो इसका क्या ऑप्शन नंबर बी, हवा के कारण मिट्टी कटाव कम करना। क्वेश्चन नंबर 97, समोच्च जुताई किस स्थिति में उपयोगी होती है, तो इसका क्या होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में ढलान पर। मृदा अपरदन के कारण क्या है, मृदा अपरदन के क्या कारण है, तो इसका क्या ऑप्शन नंबर ए, वन की कटाई, अति चराई और अत्यधिक खेतों की जुताई ना, मतलब वन का कटाई वगैरह करने से पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा मर जाएगा, जिसके कारण मिट्टी क्या होगा, अपरदन हो जाएगा, मतलब मिट्टी बह जाएगा। दूसरा क्या है, अति चराई, मतलब बहुत ज़्यादा भेड़ बकरी चराने से भी वो जब घास खाता है तो पूरा मिट्टी सहित नोच देता है पूरा, जिससे मिट्टी का ये हो रहा है ना, संरक्षण हो रहा है, ठीक ठाक नहीं हो रहा है, तो यही है। अच्छा, मिट्टी अपरदन का प्रमुख प्रकृति कारण क्या है, तो मिट्टी अपरदन का वर्षा, क्योंकि जब वर्षा आता है तो इतना मिट्टी बहता है ना, देखिएगा आप लोग के घर दुरा में देखिए, जब पानी आता है तो कहाँ कहाँ से मिट्टी ला के जमा कर देता है, और जहाँ से मिट्टी रहता है वो जगह में एकदम गाढ़ा कर देगा, तो इसे बांस वगैरह इसे छेक देते हैं, आंगन के साइड में देखना इसे बना देंगे ताकि मिट्टी वगैरह नहीं हो जाएगा ठीक से। क्वेश्चन नंबर 100, सबसे अधिक प्रवासी सिंचाई प्रणाली कौन सी मानी जाती है, तो क्या होगा, ड्रिप सिंचाई। हाँ, कौन सी सिंचाई विधि एशियाई देशों में सबसे अधिक प्रचलित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो क्या होगा ये, बाढ़ सिंचाई, बाढ़ में सबसे ज्यादा करते हैं एशियाई देश, हमारे भारत में भी तो यही है ना। जल संसाधन का संसदीय उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका क्या, जल का संतुलन एवं भविष्य की पीढ़ी हेतु संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर बी। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन IWRM का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सभी जल उपयोग का समग्र और न्याय संगत प्रबंधन, यही ऑप्शन नंबर बी। IWRM के कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं, तो इसके प्रमुख तत्व क्या, जल उपयोगकर्ता, भागीदार, जल बजट विशेषता, ये सब चीज इसमें आता है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय IWRM को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, तो इसमें क्या, रियो डी जेनेरियो सतत विकास सम्मेलन दिया था। IWRM में कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है ना, कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, जल संसाधन का केवल औद्योगिक उपयोग, ये शामिल नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है, तो क्या होगा, वृक्ष रोपो, जितना ज्यादा वृक्ष रोपो उतना ज्यादा वायु मतलब प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन बीड़ी फूंक देगा ना, बीड़ी फूंक देगा तो जिसके कारण क्या होगा, वायु प्रदूषण। अब कहेगा कि मेरा बीड़ी फूकने से थोड़ी ना वायु प्रदूषण होगा, तो इतना ज़्यादा लोग है, कई जन बीड़ी फूकेगा बताओ, सबको ही फूकेगा तो वायु प्रदूषण ना होगा। बहुत ज़्यादा गाड़ी चलता है, अब गाड़ी वगैरह भी तो नहीं चलने से दिक्कत है, बैलगाड़ी में घूमेगा अभी तक। प्रदूषण को लेकिन रोकना चाहिए, वृक्ष वगैरह रोकना चाहिए। आप लोग का बर्थडे वर्डे आता है जब, तो एक पेड़ वगैरह लगाइए आप लोग भी ना, जिससे वायु प्रदूषण को थोड़ा रोका जा सके, क्योंकि एक पेड़ लगाने से बहुत ज़्यादा अच्छा काम होता है। क्वेश्चन नंबर 108, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है, तो इसका क्या होगा, CPCB ना, CPCB।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक समझौता कौन सा था? तो ये क्या होगा? क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 110, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या होगा? उड़ीसा सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन करता है। भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ये भी ठीक है। लोहाइस का कौन सा प्रकार भारत में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये क्या होगा? हिमेटाइट। हिमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सब है, लेकिन मैग्नेटाइट बहुत कम, लेकिन सबसे ज्यादा क्या? हिमेटाइट पाया जाता है भारत में। भारत में पाए जाने वाले मुख्य लोहाइस के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो इसका क्या? हिमेटाइट और मैग्नेटाइट, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है? हेमेटाइट मिलता है, ठीक है, और मैग्नेटाइट इसका सेकंड में है। अच्छा, बक्साइट का मुख्य उपयोग किस में होता है? तो बक्साइट का मुख्य उपयोग किस में होता है? एल्यूमिनियम उत्पादन में होता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो क्या होगा इसका? क्या है जी? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो क्या? कोयला। अगर पूछ देगा गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक का मतलब होता है ऐसा ऊर्जा जिसको जलाने के बाद में फिर से उसको यूज किया जा सके, जैसे सोलर प्लांट, जल विद्युत, ये सब क्या है? गैर पारंपरिक है। लेकिन पारंपरिक में कोयला आ गया, ठीक है। और गैर पारंपरिक ना, गैर 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 पारंपरिक में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा तुम लोगों का सोलर लाइट, सोलर। 2 नंबर क्या? जल विद्युत, ये सब आ जाएगा ना। गैर पारंपरिक में उसको फिर से यूज कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, जैव ईंधन किस प्रकार की ऊर्जा है? जो जैव ईंधन होता है वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, क्या? गैर पारंपरिक ऊर्जा होती है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा साधन है? जो नवीकरणीय ऊर्जा साधन क्या होता है? तो क्या? सौर ऊर्जा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 बस कंप्लीट हो गया, और थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और। अच्छा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। तारापुर मेरे हिसाब से राजस्थान में होगा। हम राजस्थान या तो कर्नाटक, दो में एक, हम भी भूल गया है ना, तारापुर, लेकिन तारापुर है। क्वेश्चन नंबर 119, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के उदाहरण है? तो इसका क्या होगा? जीवाश्म ईंधन, ठीक है। क्या है जी? जीवाश्म ईंधन। लाखों करोड़ों वर्षों साल पहले हमारी धरती में क्या होता था? डायनासोर होता था। तो डायनासोर पृथ्वी के अंदर पे दब गया, तो वही डायनासोर का चर्बी क्या में चेंज हो गया? पेट्रोलियम में चेंज हो गया। उसी को अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और कोयला क्या चीज़ से? जिंदा पेड़ धरती के अंदर में दब गया था, वही अभी क्या? कोयला बन गया, ठीक है। इसीलिए जीवाश्म ईंधन है ये सब। भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका क्या होगा? 26%। भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि 26% है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, भारत में किस कृषि क्रांति ने उत्पादन और उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार किया? तो क्या? हरित क्रांति ने। हरित क्रांति जब भारत में आया तो उससे भारत में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। देखिए, सबसे पहला ये है कि जब भारत में हरित क्रांति नहीं आया था उस टाइम पे ज़्यादातर भारत में भूखमरी की स्थिति होती थी। लेकिन जब भारत में क्या आया? हरित क्रांति आया, तो बहुत ज़्यादा फसल में काम किया गया, और जिसके कारण गेहूं में अच्छा खासा इसका काम हुआ, और फसल वगैरह ठीक ठाक हुआ भारत में, ठीक है। फसल कैलेंडर क्या होता है? जो फसल कैलेंडर होता है, फसल की खेती के लिए तैयार किया गया समय सारणी, तो इसे क्या होता है? फसल कैलेंडर कहते हैं। फसल कैलेंडर के उपयोग से किसानों को क्या लाभ होता है? ठीक है, इसका उपयोग से कृषि कार्य पर समय पर व्यक्ति ढंग से किया जा सकता है। एक फसल कैलेंडर बनाते हैं जिसके कारण से देख के बाद में अच्छा खासा होता है ये सब चीज़। फसल चक्र किसे कहते हैं? फसल चक्र क्या है? मतलब विभिन्न फसलों को एक भूभाग में बारी बारी से उगाने को भी क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, फसल चक्र के मुख्य लाभों में से कौन सा है? मुख्य लाभ इसका क्या क्या है? तो इसका मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। क्या चीज? फसल चक्र। क्वेश्चन नंबर 126,
हरित क्रांति किस क्षेत्र में हुई क्रांति है? तो कौन क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में हुआ था। क्या चीज? हरित क्रांति। हाँ। श्वेत क्रांति किस उत्पादन बढ़ने के लिए प्रसिद्ध है? ना श्वेत क्रांति क्या? दूध उत्पादन। सफेद क्रांति भी इसको कहते हैं ना, दूध उत्पादन। अच्छा, नीली क्रांति किस क्षेत्र में संबंधित है? तो क्या? मछली पालन। अब जो मछली हो पानी में, पानी का रंग नील। अब पानी का रंग नील नहीं है लेकिन नील ही दिखता है, इसलिए इसको क्या? नीली क्रांति में संबंधित है ये। परिवहन का सबसे सस्ता और भारी माल ले जाने के लिए कौन सा ये ठीक है? तो क्या? जल परिवहन। ठीक है, जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो जल परिवहन के द्वारा ही ठीक ठाक होता है, क्योंकि उसमें खर्चा कम लगता है और ठीक ठाक होता है। तो बहुत ज़्यादा इसलिए इंटरनेशनल जो बाजार होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल परिवहन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक ही बार में बहुत ज़्यादा सामान आ सकता है उससे अपने भारत में। अपने भारत का कोई भी देश में जल का ये करता है, परिवहन का। परिवहन का सबसे सस्ता और भारी माल ले जाने के लिए साधन कौन है? क्या है? जल परिवहन ही है, क्योंकि इसमें जल है, वहाँ पे थोड़ी ना कोई गाड़ी आएगा, ले जाओ आओ, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है इसमें। व्यक्तिगत संचार का एक उदाहरण कौन सा होता है? नेक्स्ट पेज में इसका। तो व्यक्तिगत संचारण का एक उदाहरण क्या होता है? क्या? मोबाइल फोन पर बातचीत। ठीक है, जो अभी सबसे ट्रेंडिंग में है ना, मोबाइल फोन पर बातचीत। व्यक्तिगत संचारण मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान पे। व्यक्ति यही तो कहते हैं जल्दी से निकल, हेलो कहाँ है, यही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। रेडियो और टेलीविजन जन संचरण के लिए किस प्रकार में शामिल है? रेडियो और टेलीविजन किस में? प्रशासन मीडिया, डायरेक्ट प्रशासन होता है डायरेक्ट वहाँ पे, उसको देखते हैं। रेडियो और क्या? टेलीविजन। रेडियो तो छिप गया, अभी कौन देखता है रेडियो? अभी आप लोग पहले के टाइम में क्या होता था? रेडियो कंधा में बोक के कहाँ कहाँ पे लोग आते जाते थे, लेकिन रेडियो अभी छिप गया। तो अभी क्या है? बस टेलीविजन, टीवी। टीवी भी तो बहुत कम देखते हैं ना, टीवी। मेरा भाई का ही नाम हम बोलता है उसको क्या? टीवी। गांव में तो नामे पता है ना आप लोग कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 134, जनसंचार प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ना? जनसंचार प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका क्या? केवल मनोरंजन करना। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसमें आते हैं, रुकिए। तो जन संचरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्वेश्चन ए, अरे यहाँ वहां पे चला गया ना। हाँ, बी होगा, केवल मनोरंजन थोड़ी। बी, व्यक्तिगत बातचीत करना। गलती होने से बच गया अभी, अभी और कमेंट आ जाता नहीं तो। 135, जन संचरण प्रणाली का समाज में क्या महत्व पड़ता है? समाज में इसका क्या महत्व पड़ता है? अच्छा देखिए, सूचना का प्रसार तो होता ही है। अब एक स्थान से दूसरा स्थान में कोई बात को पहुंचा देते हैं, भाई यहाँ पे ये हो गया तो इसका ये करना पड़ेगा। दूसरा क्या? सामाजिक जागरूकता को बढ़ाए रखता है, यहाँ पे ये हो गया है ठीक से आप लोग रहिएगा, तो जागरूकता बढ़ गया इससे। अच्छा, मनोरंजन प्रदान करना, इससे मनोरंजन भी हो जाता है। क्या? उपयुक्त सभी सब होता है। घरेलू व्यापार क्या होता है? घरेलू व्यापार का मतलब अपना ही देश में जब कोई व्यापार होता है उसको घरेलू व्यापार, इसको का नेशनल ट्रेड भी कहते हैं। तो इसका क्या? एक देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान ना, वस्तु और सेवा। वस्तु मतलब कोई सामान, और सेवा का मतलब कोई सेवा। जैसे मान लीजिए ये पढ़ाई है, जो यूट्यूब चैनल है अभी आप लोग का, तो ये क्या है? घरेलू व्यापार ही है ना, घरेलू व्यापार का सेवा रूप है। अब मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, सेवा ही तो दे रहा हूँ ना आप लोग को, यही है। क्वेश्चन नंबर 137, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? जब एक देश से दूसरा देश में जब ट्रेड होता है, इसी को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हाँ, विभिन्न देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। एक देश नहीं, बहुत सारे देश, पर एक देश शॉर्टकली में कहा मैंने अभी। क्वेश्चन नंबर 138, हाँ, द्वितीय क्षेत्रों का में क्या कार्य होता है? जो द्वितीय क्षेत्र, उसमें क्या? कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, ये क्या में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता। पहला आता प्राथमिक ना, क्वेश्चन आएगा, हम लास्ट में बता देंगे चीज क्या है लास्ट में, अभी क्वेश्चन खत्म होकर देखिए। चौथम क्षेत्र किस प्रकार की गतिविधियों से होता है? तो ये क्या होगा? ज्ञान आधारित गतिविधियां, जैसे शोध और सूचना वगैरह ये सब। खुदरा व्यापार किसे कहते हैं? अच्छा इसको बता ही देते हैं हम ना, भूल जाएगा बाद में हम। देखिए सबसे पहला आता है क्या? प्राथमिक। प्राथमिक। दूसरा द्वितीय क्षेत्र, क्या है तो जी? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र।
तृतीय तृतीय क्षेत्र। अभी चौथा भी जुड़ गया, लेकिन 1 2 3 3 ही चलता है। देखिए प्राथमिक में जैसे हम इसको एक एग्जांपल देते हैं आप लोग को। अब जैसे आलू हो गया, ठीक है, आलू का मतलब कोई है अपना खेत में उगाया और वो क्या हो गया, वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, मतलब डायरेक्टली प्रकृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसी आलू को जब चिप्स बनाने के लिए, बदलने के लिए दे दिया जाएगा, तो क्या में आ जाएगा, दूसरा क्षेत्र में आ जाएगा। जब वो चिप्स बन जाएगा तो उसको मार्केट तक तो पहुंचाइए ना जाएगा, जब वो मार्केट पहुंचेगा तो क्या में बदल जाएगा, तृतीय क्षेत्र, मतलब सेवा क्षेत्र में बदल गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। खुदरा व्यापार किसे कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, खुदरा व्यापार किसे कहते हैं। वह व्यापार जिसमें माल सीधे उपभोक्ताओं को छोटी मात्रा में बेची जा सकती है, इसी को क्या खुदरा व्यापार, मतलब कि खुदरा मतलब छोटा मोट, बड़ा नहीं। खुदरा व्यापार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। खुदरा व्यापार क्या, स्टॉक खुदरा, अनाव स्टॉक खुदरा, इलेक्ट्रॉनिक खुदरा, ये सब। क्वेश्चन नंबर ए, खुदरा व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्वेश्चन नंबर लास्ट ना। खुदरा व्यापार का क्या ना, मतलब कि लाभ कमाना, ग्राहक सेवा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए। अभी नहीं है ना, और नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को जो मेरा अभी 142 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोग को बना दिया था, समझ में आया, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा और अच्छा में एग्जाम में करके आइए। आप लोग का पोल साइंस का भी हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसी में वीडियो बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद।